नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली का भारत दौरा। आज 12 तारीख है। एक दिन बाद यानी 14 जनवरी को वो भारत पहुंच रहे हैं और ऐसे समय पहुंच रहे हैं जब हाल ही में वहां संसद को भंग किया गया है, बल्कि कहना चाहिए संसद को भंग कराया गया है। 2022 में वहां आम चुनाव होने थे, लेकिन 2 साल पहले ही ऐसी कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गई जिसके चलते प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को नेपाल की संसद को भंग करना पड़ा। इस बीच पिछले 8-9 महीने में भारत और नेपाल के बीच के संबंधों में भी काफी उतार चढ़ाव आए हैं। तनाव भरे दौर से ये संबंध गुजरे हैं। कभी नरमी कभी गर्मी, कुछ इस तरह का भाव देखने को मिला है। और इसमें एक तीसरा कोण चीन का भी है, क्योंकि पूर्वी लद्दाख में भारतीय और चीनी सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हैं। वार्ताएं भी हुई हैं, कोई उसका प्रतिफल अभी निकला नहीं है। तो ये जो नेपाल के विदेश मंत्री की भारत यात्रा है, और दोनों देशों के भी और तीनों देशों की बात अगर करें तो उनके संबंधों में जिस तरह की इस समय पेचीदगियां हैं, ये कैसे सुलझेंगी, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। एक हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार, अमेरिकन और भारतीय फोरम के बरसों तक महत्वपूर्ण सदस्य रहे रोविंदर सचदेवा साहब। सचदेवा जी, आपका बहुत स्वागत है। और दूसरा चेहरा आपका जाना पहचाना है, मेरे चैनल पर पहले भी बहुत सारी चर्चाओं में आते रहे हैं, मेजर जनरल ए.के. सिवाच साहब, जो 37 साल तक भारतीय आर्मी की सेवा कर चुके हैं, युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत हैं, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ हैं। तो सिवाच साहब, आपका भी स्वागत है। मेहरबानी चौधरी साहब। सबसे पहले मैं सचदेवा साहब के पास ही चलता हूं। सचदेवा साहब, भारत और नेपाल के रिश्ते जिस मोड़ पर आ गए हैं, इसकी मूल वजह कौन सी आप मानते हैं? और क्या चीन ने मौके का फायदा उठा करके रिश्तों को ज्यादा तनावपूर्ण और पेचीदा बना दिया है? इसका जो मूल कारण है, परहैप्स आई थिंक, अगर हम देखें, एक चीज होती है और वो रियलिटी होती है जिंदगी में और इंटरनेशनल अफेयर्स में भी, बिग ब्रदर कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ अ थिंग जिसे कहें। तो ये रियलिटी है, जब बड़ा देश है, उस बड़े देश के बगल में कोई छोटा देश है, तो वेरी ऑफन ये होता है कि छोटा देश निग्लेक्टेड फील करता है और बड़ा देश इत्तेफाकन वो, क्योंकि अपने उसकी प्रायोरिटीज दूसरी होती है और वो इनकी प्रायोरिटीज को थोड़ा निग्लेक्ट भी करता है। ये दुनिया भर में होता है, दिखा है। भारत और नेपाल के बीच में भी यही हुआ है। दैट्स वन बिग पिक्चर। दूसरा बिग पिक्चर डेफिनेटली यस ये हुई है कि नेपाल को अभी तक जो नॉर्मल बिग ब्रदर स्मॉल ब्रदर ही नहीं, भारत से वो टोटली लैंड लॉक्ड था और नेपाल को जो दुनिया का एक्सेस है केवल भारत के थ्रू मिलता था अभी तक, स्पेशली उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के लिए। अब कुछ वर्षों से रास्ता बन रहा है, फिजिकली भी कहें और मेटाफोरिकली भी कहें, कि नेपाल को एक्सेस के लिए, ग्लोबल एक्सेस के लिए चाइना की तरफ से रास्ता मिल रहा है। वहां पे रेल लिंक्स और रोड लिंक्स फॉर फ्रेट कार्गो, जो कि चाइनीज सी पोर्ट्स तक नेपाल अब जा सकेगा। तो एक तरह से नेपाल को एक ओपनिंग मिल गई है और उस ओपनिंग का और उसके अलावा भी चाइना ने डेफिनेटली स्ट्रेटेजिकली अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करके और चीजों को करके, तो चाइना ने डेफिनेटली एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। प्लस बात यह है कि ये जो ओपनिंग मिल गई है फिजिकल जो बन गई है नेपाल के लिए, वो उसको एक एक उसको अपॉर्चुनिटी मिल गया है, रियलिटी है जो उसे चाहिए भी था। नहीं तो अभी तक तो वो भारत के पे डिपेंडेंट था टोटली फॉर ऑल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो ये दो तीन चीजें मेरे ख्याल से अहम हुई हैं अगर हम बिग पिक्चर में देखें। उसके बाद तो और चीजें आती जाएंगी, बट आई थिंक बिग पिक्चर में ये दो चीजें हुई हैं। और सचदेवा साहब, एक इसी का एक सवाल बनता है, क्या भारत के स्तर पर कुछ कूटनीतिक चूक हुई है, कुछ रणनीतिक चूक हुई है,
जिसकी वजह से नेपाल जो है वो चीन के करीब जाता हुआ दिखाई दिया। या दोनों देशों में चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, हाँ ठीक है, चीन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है, नेपाल में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी है, कहीं वो भी एक एंगल रहा कि भारत के बजाय उनका ट्रस्ट इस बीच चीन पर कुछ ज्यादा टिकता हुआ दिखाई दे रहा है हम लोगों को। देखिए, ये सारी मिली जुली चीजें हैं, पर मैं एक चीज और कहूंगा, कुछ तो असलियत है, ये तो होना ही था। देखिए, भारत नेपाल के रिश्ते जैसे भी हैं, नेपाल हमेशा लैंडलॉक नहीं रहता, कभी ना कभी तो उसे चाइना की तरफ से, हिमालयस की तरफ से एक्सेस मिलना था, तो कभी ना कभी तो ये होना था। अब मैं अगेन फिर से एनालॉजी देता हूँ, यंग ब्रदर स्मॉल ब्रदर जो भी यूज की, एक बच्चा जब बड़ा हो जाता है, वो अपना स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, उसका उसे हॉस्टल जाना होता है, नेशंस भी चेंज होते हैं, तो नेपाल की ये सिचुएशन आनी थी और ये हम एक्सपेक्ट कर सकते थे और करते थे मेरे विचार से। तो इसमें अब कुछ हद तक नो डाउट, आई डोंट नो, हम इसे फेलियर तो नहीं कहेंगे, हो सकता है वो भी कह सकें आप, कुछ हद तक चूक भी हो सकता है कहीं हम, ये सब हुआ है, बट उन सब के अलावा भारत ने प्रयास भी करे हैं। ठीक है, हमारी भी प्रायोरिटीज कई बार हम दूसरी तरफ फोकस कर जाते थे, तो कुछ कुछ तो हमारी ओवरसाइट रही है, परंतु उसके साथ साथ ये तो होना ही था, नेपाल को एक्सेस चाइना, हिमालयस के थ्रू चाइना में जाने का मिलना था, और चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स को नेपाल में आना था, बढ़ती हुई आना था, और गिवन चाइना का इंटरेस्ट जो भारत के खिलाफ है, उसने भारत की बॉर्डर कंट्रीज को इंस्टिगेट करना था, तो ये सब होना ही था। बात है कि हम इनमें से किन किन चीजों को हम काउंटर कर सकते हैं, हम शायद उनकी आइडियोलॉजीज को काउंटर कर सकते थे, हम उनकी फीलिंग ऑफ बीइंग हर्ट नेपाल की, कि भाई भारत हमारे तरफ ध्यान नहीं देता, उसको हम कुछ मैनेज कर सकते थे शायद बेहतर, परंतु जो एक फिजिकल एस्पेक्ट बन गया, मैं उसको एम्फसाइज कर रहा हूं बार बार, जो कि फिजिकल लिंकेज बन गई है, और जो केवल भारत पे डिपेंडेंट नहीं है नेपाल, तो उसको तो हम किसी भी हालात में हम उसको काउंटर नहीं कर सकते थे। जनरल शिवाच, अगर हम मौजूदा नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की बात करें, तो मई में जो घटनाएं हुई और उसके बाद जो तनाव अपने चरम पर गया, एक विवादित नक्शा वहां पारित कर दिया गया जिसमें काला पानी को, लिपुलेख को, लिम्पियाधुरा को, कुल मिलाकर के 370 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, जिसको नेपाल ने अचानक से अपना बताना शुरू कर दिया। और आप ये भी जानते हैं कि मई से लेकर के अब हम जनवरी 2021 में बैठे हैं, इस बीच नेपाल के प्रधानमंत्री के रुख में, रवैये में, बातचीत में लगातार उतार चढ़ाव भी देखने को मिले हैं। पिछले दिनों जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की, तो उनके पीछे वही पुराना नक्शा था जो नए नक्शे से पहले पूरी दुनिया में मतलब प्रचारित प्रसारित था या उपलब्ध था। तब लगा था कि शायद नेपाल का रुख बदल रहा है फिर से, और जो चीन का, कहीं हम ये लोग मान करके चल रहे थे कि चीन के उकसावे की वजह से वो भारत से टकराना चाहता है या एक नया फ्रंट भारत के लिए खोल रहा है, उसमें थोड़ा सा उसने समझदारी दिखाई है। इस बीच हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे रॉ के चीफ, हमारे विदेश सचिव, हमारे सेना के आर्मी चीफ भी काठमांडू की यात्रा करके आए थे। तो अचानक से अब फिर से, जब से पार्लियामेंट भंग हुई है या करने की सिफारिश उन्होंने की है, काठमांडू की सड़कों पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स के प्रदर्शन हो रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी में के भीतर भी जो कुछ चल रहा है वो भी अपने चरम पर है, पार्टी टूटने के कगार पर है, सरकार तो जा ही रही है। तो ऐसे में फिर से अगर केपी शर्मा ओली साहब वही बात फिर दोहराते हैं जो उन्होंने मई के बाद दोहराई थी कि हम ये काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा तो लेकर के रहेंगे, हाँ बातचीत से लेंगे, तो ये जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं केपी शर्मा ओली के बयानों में, इनको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखो चौधरी साहब, इसको इस तरीके से देखना पड़ेगा कि सबको अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से चल रहे हैं। देखो, ये भी सच्चाई है कि जो नेपाल है, एक कम्युनिस्ट पार्टी रूल कर रही है, दोनों कम्युनिस्ट पार्टी का गठबंधन था, जो कि पहले कम्युनिस्ट पार्टी थी,
एक लेनिन मार्क्सिस्ट जो केपी शर्मा ओली की थी, और दूसरी थी जो केपी अपने पुष्प कमल दहल जो प्रचंडा, और जो नेपाल की थी प्रदीप कुमार नेपाल। तो वो जो पार्टी थी वो थी माओइस्ट सेंटर। इनको दोनों को मिलाया गया था। कम्युनिस्ट पार्टी, एक नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बना के 2018 में चीन के कहने पे ये दोनों मिली थी और फिर ये रूल कर रही थी। क्योंकि ये कम्युनिस्ट पार्टी है और ये चीन बहुत ज्यादा दखल अंदाजी करता रहा है, तो जरूरी है ये चीन के नजदीक है, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। और इसी के कारण ये दोनों चली हुई थी। मगर जिस प्रकार से आपस में फूट आ गई है, जो कि एक प्रचंडा और केपी शर्मा ओली के बीच में, वो ऐसा लगता है कि आपस में अब ये दोनों नहीं रह पाएंगे और पार्टी के अंदर फूट आ गई है। और पार्टी केपी शर्मा ओली ने देखा अब उसको ये जो प्रचंडा है ये कहीं ना कहीं इनके अगेंस्ट लेके आएंगे एक्ट पार्लियामेंट में। उससे पहले उन्होंने प्रीएम्प्ट कर दिया उनको और पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। अब जो बात आ रही है कि क्या इनके रवैया जो पहले था अब था उसमें कोई बदलाव है। देखो, केपी शर्मा ओली जो है वो अपने मत के लिए, अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। जो इसमें कोई शक नहीं कि चीन का बहुत ज्यादा प्रभाव है नेपाल में। और जैसे सब जानते हैं, चीन समझता है तिब्बत एक पाम है और इसकी 5 उंगलियां हैं। एक लद्दाख है, नेपाल है, भूटान है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है, वो उसका हिस्सा है, वो इनको लेना चाहता है। और किसी हद तक नेपाल के ऊपर उसने बहुत ज्यादा एक प्रकार इन्वेस्टमेंट की है। जिस प्रकार से वो बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, जिस प्रकार से ट्रांस हिमालय मल्टी कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट है वो चलाए हैं, उस हिसाब से जो चीन है उसने नेपाल के अंदर काफी हद तक कंट्रोल किया हुआ है। और कम्युनिस्ट पार्टी, क्योंकि नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी है और जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी उसका भी तालमेल है। मगर जो केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल के बीच के अंदर जो आपस में एक प्रकार फूट पड़ गई, वो ट्राई की इन्होंने। जो वहां के एम्बेसडर है, चीन के एम्बेसडर नेपाल में हाउ हाई यंग की, उसने ट्राई की इनको मिलाने की, बात बनी नहीं। फिर उन्होंने एक और डेलीगेशन भेजी, वो भी नहीं कर पाई। वही डेलीगेशन है जिसने इनको दोनों को मिलाया था 2018 में। अभी बात ऐसी है कि जो अपना प्रचंड ये केपी शर्मा ओली है, सारी कार्रवाई अपने बचाव के लिए कर रहे हैं। अभी जब उन्होंने ये उठाया था क्वेश्चन कि लिपुदेरा, लिपू लेक और काला पानी ये नेपाल का हिस्सा है, ये भी चीन के कहने पे किया था। और उसके बाद एंटी इंडिया सेंटिमेंट भी देखने को मिले थे। अब जब उसने देखा कि बहुत ज्यादा हो गया और भारत के साथ रिलेशन खराब करने से उसको बड़ा नुकसान होगा, और इसलिए में अपने रो के चीफ और फॉरेन सेक्रेटरी और आर्मी चीफ गए, तो आपस में थोड़ा सा मेल मिलाप हुआ था। मगर अब उसने फिर दोबारा ये बात कहनी स्टार्ट कर दी। वो इसलिए, उनको पता है इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, कल को इलेक्शन में उन्होंने जीतना है, तो वो एक प्रकार इंडिपेंडेंट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो नेपाल का नेशनलिस्ट एटीट्यूड है वो मेरा सबसे ज्यादा है। मैं नेपाल का इंटरेस्ट देखता हूं, मैं नेपाल के इंटरेस्ट के लिए किसी हद तक जाने को तैयार हूं। तो ये एक प्रकार से उसका आप कहोगे रिफ्लेक्शन है, वो ये दिखाना चाहते हैं। अब जब ये आ रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पर, तो वो 2-3 चीजें बड़ी जरूरी हैं। देखो, अभी जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गए हैं, तो अभी तो केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसमें क्यों अभी फॉरेन मिनिस्टर को भेजा जा रहा है? उसकी 2-3 वजह हैं। एक तो वो कहीं ना कहीं नेपाल में ये मैसेज भेज रहे हैं कि किसी तरीके से एक सेंटिमेंट आ गए थे लोगों के बीच में, एंटी चाइना सेंटिमेंट, और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स रोड पे आए थे चीन के खिलाफ। क्योंकि चीन की जो इंटरफेरेंस है वो नेपाल में बहुत ज्यादा है। एक तो 17 में से 7 डिस्ट्रिक्ट में वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं बॉर्डर पे। उसके बाद जो इन्वेस्टमेंट आई है बेल्ट रोड इनिशिएटिव, तो उनको पता है ये डब ट्रैप में आएगा, तो स्टूडेंट्स बड़े अगेंस्ट थे। तो इस हालात के अंदर वो ये दिखाना की कोशिश कर रहा है कि वो जो है केपी शर्मा ओली चीन के साथ ही नहीं, भारत के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन है और भारत उसको मानता है, और इसीलिए उनका फॉरेन मिनिस्टर अभी भी गया है और भारत उसको बड़ा वेलकम कर रहा है। तो ये एक मैसेजिंग कर रहे हैं वो अपने देश में, अपनी डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी को। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी तरफ उनको ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं चीन का झुकाव अभी जो है
पुष्प कमल दहल जो प्रचंड है उसकी तरफ होता नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो ऐसा लगता है कि उसकी तरफ करें, क्योंकि चीन को कोई मतलब नहीं केपी शर्मा ओली या प्रचंडा या माधव कुमार नेपाल, उसका अपना इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर मान लो उनको लगता है उनका इंटरेस्ट ठीक नहीं चल पा रहा केपी शर्मा ओली से, उसको सेक्रीफाइस कर देंगे और वो उसको मालूम होगा। तो कहीं ना कहीं वो भारत की तरफ ये दिखा रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को, नेपाल के लोगों को, कि उसके रिलेशन भारत से भी बहुत अच्छे हैं और ये भी दिखा रहे हैं कि भी भारत से अच्छे हैं मगर हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। ये अगर 3 हिस्से हमारे हैं जो कि लिम्पू देरा, काला पानी, लिपू लेक, उनको हम डिप्लोमेटिकली लेंगे तो एक प्रकार एक पत्थर से 3-4 निशाना मार रहे होंगे। और ये सच्चाई क्या है, कितने सक्सेसफुल होंगे वो आने वाला समय बताएगा, मगर ये सोच बूझ करके नीति बनाई है केपी शर्मा ओली ने। रविंद्र सचदेव जी, नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली दिल्ली पहुंच रहे हैं, 2 दिन बाद आ रहे हैं। एक तो जो परिस्थितियां इस समय हैं, भारत, नेपाल और चीन के बीच रिश्तों का जो एक उलझाव देखने को मिल रहा है, तनाव देखने को मिल रहा है, ऐसे समय उनकी ये यात्रा कितनी अहम है। और दूसरे, भारत को ऐसे कौन से कूटनीतिक और राजनीतिक स्टेप इस समय उठाने चाहिए कि नेपाल के साथ जो ये इस समय उतार चढ़ाव वाले रिश्ते देखने को मिल रहे हैं, इनमें स्थिरता आए और चीन को वहाँ किसी भी तरीके से मिनिमाइज करने की दिशा में स्टेप लिए जाएं। सर्टेनली देखिए, जो विजिट है आई वुड से इम्पोर्टेंट है। कोई भी विजिट इम्पोर्टेंट होती है, कुछ मुद्दे होते हैं तभी आकर के उन मुद्दों पे बात होती है, तो हर विजिट इम्पोर्टेंट होती है किसी की भी, मेरे विचार से। 1 सेकेंडली, जैसे अभी जनरल शिवाज ने बहुत लूसिडली एक्सप्लेन किया, काफी कुछ जो है ये नेपाल की डोमेस्टिक इंटरनल पॉलिटिक्स है, पर इशू अब ये हो गई है कि इस पॉलिटिक्स में कुछ ऐसे मुद्दे इंसर्ट हो गए हैं जो कि अब कभी निकलने वाले नहीं हैं नेपाली माइंड से। एक जो मुद्दा सबसे बड़ा मेरे विचार से, वो जो फ्लैग का है और नेपाल की टेरिटरी का है। देखिए, किसी भी देश के लिए टेरिटरी बहुत ही अहम और सॉवरेन चीज होती है। तो अब एक बार ये मुद्दा जो पब्लिक माइंड में आ गया है, नेशनलिज्म में आ गया है, इस मुद्दे को मिनिमाइज करना बहुत मुश्किल होगा, बट मिनिमाइज करना होगा। ये मुद्दा अब लॉन्ग टर्म चलेगा, कभी भी कोई सरकार आएगी इसको आग खिला करके इस मुद्दे को गर्म करेगी भारत के खिलाफ। लेट अस बी वेरी क्लियर ऑन दैट, वी कैन एंटिसिपेट इट हैपनिंग ऑलवेज। ये कभी जीरो डाउन नहीं होगा, तो हमें मेरे विचार से उसको काउंटर करने के लिए कुछ सोचना है। दूसरी बात, नेपाल लेट्स से समझता है, देखिए हर नेशन अपने नेशनल इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट समझता है। उसको एक चीज और अब समझ आ रही है कि नाउ इट कैन स्टार्ट प्लेइंग इंडिया वर्सेस चाइना। फैक्ट है, ये असलियत है, ठीक है। तो वो ये गेम ज्यादा खेलनी शुरू कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली जो हुआ है कि पिछले 2 साल में नेपाल की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है इतनी एग्रेवेट हो गई और फिजिकल कनेक्टिविटी वाला पॉइंट भी जो चाइना के साथ बढ़ गया, उसके चलते सडनली नेपाल ने रियलाइज किया और स्पीडन अप, एक्सेलरेट हो गया सारा प्रोसेस कि हम भारत के साथ नेगोशिएटिंग गेम भी खेल सकते हैं और भारत को हम ब्लेम भी कर सकते हैं और भारत हमारे को साथ क्या कर लेगा, जो भी करेगा फाइन, वील सी, बट हमारे को अब चाइना का चाइनीज कार्ड है हमारे पास। तो ये सेंटिमेंट्स आई वुड से नेपाल की पॉलिटिक्स में, नेपाल के स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में वेरी मच आ गई है। अब इसको हमें काउंटर करना है। नाउ जो कैसे करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप चलेगा। देखिए, इंटरनेशनल अफेयर्स में कई बार चीजें होती हैं ग्लेशियर की स्पीड पे चलती हैं, धीरे 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 धीरे, और कई बार चीजें होती है जो लाइटनिंग जैसे धाड़ कर जाती है, राइट। तो एक हद पे तो हमें ग्लेशियर की तरह सिस्टमैटिकली, कंसिस्टेंटली, गिव एंड टेक, वेरी पेशेंटली हमें भी और नेपाल को भी आपस में एंगेज करना पड़ेगा, बिकॉज वी हैव ऑफ कोर्स इतने पुराने रिलेशंस, इतने डीप रिलेशंस। बट मैं एक चीज और कहूंगा, हम बार बार ये कहते हैं कि हमारे नेपाल के साथ फैमिली के रिश्ते हैं, हिंदुइज्म है, एटसेट्रा। आई थिंक इट मैटर्स बट नॉट मच। आज की तारीख में दुनिया में आप देखिए, क्या सेम रिलीजन की कंट्रीज में लड़ाइयां नहीं होती? ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, मुस्लिम कंट्रीज आपस में फाइट करती हैं, क्रिश्चियन कंट्रीज आपस में फाइट करती हैं। तो वी शुड गेट आउट ऑफ दैट थिंकिंग। ठीक है, हम ओवरऑल में कहें एज अ बिग पिक्चर मान लिया, बट और मेरे ख्याल से अज्यूम भी नहीं करते। ऑफ कोर्स हमारे
स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट्स, दे आर आल्सो वेरी स्मार्ट पीपल। वो भी हम भी अज्यूम नहीं करते कि हम सिंपली कहें कि हिंदू नेशन है तो हमारे साथ ही चलेंगे हमेशा, वो नहीं है। तो हर नेशन अपने इंटरेस्ट देखता है। नाउ दैट बीइंग सेड, व्हाट कैन बी समथिंग इन द फ्यूचर जिसके चलते हम नेपाल के साथ कुछ इंटरेस्टिंग क्रिएटिव डिप्लोमेसी करें? मेरा एक विचार है जिसे मैं कई बार रखता रहता हूं। आज भी शायद उससे काफी, इनफैक्ट किसी और संदर्भ में जनरल सियाद से भी उसके बारे में डिस्कस किया था, इनकी एडवाइस ली थी। He may agree or not agree with me on that, वो अलग बात है, ऐसे बताएंगे। बट मेरा पॉइंट ये है कि ये जो टेरिटरी वाला हिस्सा है ना, जो डिस्प्यूट है, इस पे हमें नेपाल के साथ मिलके करना चाहिए कि ओके, इसमें एक एरिया बना दें, हम उसे कहें गार्डन ऑफ पीस। जी ठीक है, ये आपका और हमारा, आप भी कहते हैं आपका है, हम कहते हैं शायद हमारा है। हिस्ट्री में जाएंगे, मैप कौन क्या कहता है, कोई क्या कहता है, डिस्प्यूट होती रहेगी, या तो रिजॉल्व हो जाए, नहीं होती है तो उसमें से एक एरिया कार्व आउट कर ले, करीब जो कितना 300 स्क्वायर किलोमीटर नहीं, मैं कहता हूं छोटा सा एरिया कर लीजिए, 108 एकड़ कर लीजिए, 108 समथिंग कर लीजिए। 108 एक इंपॉर्टेंट नंबर है बाय द वे, राइट? क्योंकि ये रास्ता ऑल्सो गोज अप टू हमारे मानसरोवर, राइट? तो वहां पर कहें ओके फाइन, अ गार्डन ऑफ पीस। तो इस तरह की कुछ हमें सिंबॉलिक चीजें और विद समथिंग ऑन द ग्राउंड भी करनी चाहिए मेरे विचार से। इनफैक्ट मैं तो ये गार्डन्स ऑफ पीस की स्ट्रेटेजी तो मैं इंडिया और चाइना के लिए भी कहता हूं, चाहे चाइना से हमें लड़ना है, बट समटाइम और दी अदर हमें और चाइना को एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में आना पड़ेगा, कभी ना कभी तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, हमें कभी तो आना है डायनामिक इक्विलिब्रियम में, राइट? वी हैव टू कोएग्जिस्ट। तो इस तरह की कुछ क्रिएटिव आई थिंक हमें क्योंकि देखिए हर चीज में, डिप्लोमेसी में स्पेशली, आपको दोनों तीनों अलग अलग एंगल्स पे पुश करते रहना होता है। आपको कैरेट एंड स्टिक जिसे कहें, मे बी ऑल्सो कैरेट एंड स्टिक एंड समथिंग एल्स, ताकि जो नरेटिव है, आप उस नरेटिव जो हमारे इतना खिलाफ बन गया है काफी हद तक, आई थिंक नेपाल में, उस नरेटिव को आप थोड़ा डाइल्यूट कर सको, कुछ अलग अलग डिस्कशंस डाल के, अलग अलग टॉपिक्स डाल के, कुछ हद तक कहिए डाइवर्जन, डिस्ट्रैक्शन करके, राइट? और उसमें कुछ लोग एग्री होंगे, नहीं होंगे, ठीक है, डिबेट हो, डिस्कशन हो, बट उसी तरह से तो आप एक बड़े रॉक को तोड़ोगे ना, कभी धीरे 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 जो बड़ा एक इशू बन गया है, उसको आपको धीरे धीरे फ्रैगमेंट अगर करना है, तो हमें अलग अलग डायलॉग्स, अलग अलग टाइप के प्रपोजल्स, इनिशिएटिव्स एंड ऑल। अब आप कहते हैं जी नहीं, मैं तो ये कहता हूं, आप ये कहते हो, हम दोनों बैठ गए, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो वी विल बी एंड वी आर डूइंग, ऑफ कोर्स, दैट इज व्हाई ये जो फॉरेन मिनिस्टर आए, दीस टॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुछ हद तक इस तरह की चीजें होंगी, वरना इन एनी केस नेपाल हमसे अब अनफॉर्चुनेटली आई से काफी हद तक वी काइंड ऑफ, जो हमारा क्लाउड था, वी आर लूजिंग इट, आई सी इट विदाउट डाउट। जैसे जैसे इसकी चाइना के साथ कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी, चाइना ने इनको 3 या 4 पोर्ट्स पर, सी पोर्ट्स पर कस्टम क्लियरिंग अपना एजेंसी लगाने को दे दिया है। नहीं तो अभी तक नेपाल को जो भी ऑयल, वीट दुनिया भर से आता था, भारतीय पोर्ट से आता था, एंड देन ओवरलैंड जाता था नेपाल, राइट? नाउ नेपाल विल हैव एक्सेस थ्रू चाइना, ओके? तो जहां से भी हो रहा है, वहां से सी पोर्ट से आया, ट्रेन में डाला, थाउजेंड्स ऑफ माइल करके नेपाल के अंदर आ गया, तो नेपाल तो यहां से, सो नेपाल की जो डिपेंडेंसी है इस एलिमेंट पे बहुत मेजर थी, वो हटती जा रही है। सो अगर वो नहीं रहेगी, फॉर एग्जांपल, आई एम नॉट सेइंग कि और लिंकेजेस नहीं, हमारी बहुत सारी लिंकेजेस हैं नेपाल से, बट नेपाल के लिए तो उनकी लाइफलाइंस थी ना ये। तो अगर ये लिंकेजेस की इंपॉर्टेंस कम होती जाएगी, वहां से लिंकेजेस बढ़ती जाएंगी, ट्रेड बढ़ेगा, एंड वी ऑब्वियसली नो चाइना प्लेज मल्टीपल गेम्स, ज्यादा पैसा फेंक के कितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चाइना ने चलाए। चाइना मैंडरिन टीचिंग कितनी कर रहा है नेपाली टीचर्स को, चाइना इज पेइंग टीचर्स इन नेपाल हु वांट टू लर्न मैंडरिन। तो चाइना तो ये सारी चीजें करता रहेगा, और जो भी हम कहेंगे उसके चलते नेपाल की रिलेशनशिप्स विद चाइना विल ब्रॉडन, तो हमें उनको काउंटर भी तो करना है। लेकिन सचदेव साहब, एक मैं छोटा सा सवाल और पूछना चाहूंगा कि आप कह रहे हैं कि उसने अपने 4 पोर्ट खोल दिए हैं नेपाल के लिए, लेकिन वो कितना दूर पड़ते हैं, कितना ज्यादा खर्चा बढ़ जाएगा नेपाल का अगर वो उन पोर्ट के जरिए आयात करना चाहेगा सामान को। Sure, very valid point, but that can be seen absolutely right. उसके मल्टीपल वेज हैं, शुरू में महंगा होगा, पर बात है ट्रेडिंग तो खुल जाएगी। चलिए मानिए पोर्ट पे नेपाली सामान नहीं जाएगा, बट जब ये पूरी लिंक होगी, मानिए 2000 किलोमीटर्स का,
तो बिटवीन नेपाल और मेनलैंड चाइना में 2000 किलोमीटर की ये बेल्ट तो होगी जहां पे 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर नेपाल का सामान जा सकता है, चाइना का सामान आ सकता है। आप इंटरनेशनल भूल जाइए, राइट। तो ये तो रहेगा। प्लस जैसे ब्लॉकेड हुआ था जो हमने किया था कुछ हद तक, राइट, जो 2015 या 17 में जब भी था, अब उसकी संभावना नहीं रहेगी। अब वैसे सिचुएशन में चाहे महंगा हो, नेपाल के पास ऑप्शन तो है, तो नेपाल को अब ये तो नहीं कि मेरा तेल पानी बंद हो जाएगा। पिछला जो ब्लॉकेड हुआ था उसमें नेपाल में जो एयरलाइंस फ्लाई करती थी उन्हें कहा जाता था आप अपने साथ सफिशिएंट फ्यूल लाओ सो दैट यू कैन फ्लाई बैक। नेपाल के पास फ्यूल नहीं था, एविएशन फ्यूल फॉर फॉरेन एयरलाइंस टू बी फ्यूल्ड। सो वो सब अपनी आधी वेट टोटल लेकर आते थे ताकि उनका फ्यूल बचा रहे एंड दे कैन फ्लाई बैक। तो वो सिचुएशन तो नेपाल की नहीं रहेगी ना। सचदेव जी ने बहुत महत्वपूर्ण एक कोण की तरफ इंगित किया है मेजर जनरल सिवाच साहब। 2015 में जो घटना हुई थी, मधेशियों को लेकर के भारत ने जिस तरीके से स्टैंड लिया था और उसमें तमाम तरह की बंदिशें लगाई गई थी, बॉर्डर्स को जो है सील कर दिया था, तो एक मौका मिल गया था चीन को कहीं ना कहीं नेपाल के जो सेंटिमेंट्स थे उनको और भड़काने का और वहां मजबूती से पांव रखने का। दो तरफा खतरे इस समय भारत झेल रहा है, एक पश्चिमी सीमा से, एक पूर्वी सीमा से। भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा कि एक तीसरा फ्रंट भी खुले। तो ऐसी स्थिति में अब भारत को क्या क्या करना चाहिए? उसके विदेश मंत्री भी आ रहे हैं, हमारे 3 अहम अलग अलग जो प्रतिनिधि थे, चाहे रॉ चीफ हो, चाहे विदेश मंत्री हो या आर्मी चीफ हो, उनकी भी काठमांडू नेपाल की यात्रा रही है। तो अब भारत के लिए कितना संभल करके, सोच समझ करके आगे बढ़ने की आप जरूरत समझते हैं, और ऐसे कौन से स्टेप उठाने चाहिए कि कम से कम तीसरा फ्रंट तो ना ही खुले और जो साजिशें हैं नेपाल के जरिए भारत के खिलाफ उनको मिनिमाइज किया जा सके? हाँ बिल्कुल, देखो चौधरी साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि जो ये 2015 में मधेसी का ब्लॉकेड हुआ तो कहीं ना कहीं नेगेटिव कुछ रिमार्क्स आए भारत के ऊपर, कहीं ना कहीं भारत की इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी और वो नेपाल को बिल्कुल अच्छे नहीं लगी। और वो मेरे को लगता है हमारी कूटनीति की कहीं ना कमी थी, हमें मेच्योरिटी दिखानी चाहिए थी और इसको और ढंग से हैंडल करना था। सच्चाई ये है कि मधेसी जो हैं 30 से 40% हैं, उनको वो नहीं मिलना कॉन्स्टिट्यूशन में जो मिलना चाहिए था। मगर जिस प्रकार से हमने कार्रवाई करी और या मधेसियों ने जिस प्रकार से ब्लॉकेट किया, उससे नेपाल के और भारत के रिश्तों में बहुत खटास आ गया, इसमें कोई शक और सवाल नहीं। अभी बात आ गई कि भारत के साथ आ गया ये एक जो नई ऑप्शन आ गई है नेपाल के पास, चीन की, जो ये ट्रांस हिमालय मल्टी डायरेक्शनल जो कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, उसके अंदर 2-3 बातें देखनी पड़ेगी। एक तो जो आपने बताया डिस्टेंस, एक जो हिमालय बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है इनके बीच में, तो ये जो रेलवे लाइन बननी है, रोड बननी है, ऑयल के लिए पाइपलाइन बननी है, ये बननी इंजीनियरिंग मुश्किल भी है और इसमें कॉस्ट बहुत लगेगी और इसका असली फायदा नेपाल को नहीं होने वाला, इसका असली फायदा चीन को होगा, क्योंकि चीन जो है वहां से अपनी सामान ला पाएगा नेपाल में और उसके बाद भारत में, क्योंकि भारत एक बड़ी मार्केट है, आने वाले टाइम में उसको ये फायदा होने वाला है। मगर ये सच्चाई है कि एक ऑप्शन अवेलेबल है नेपाल को अगर भारत बिल्कुल ब्लॉकेट करता है। मगर जो ज्योग्राफी आप देखो तो नेपाल की ज्योग्राफी भारत की तरफ है, क्योंकि नेपाल के बाद प्लेन स्टार्ट हो जाते हैं बिहार और उत्तर प्रदेश के, और इसी प्रकार से वो जाते हैं विशाखापट्टनम और कलकत्ता तक। तो मतलब कि जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है 1/10 है जो कि चीन से आने पे आएगी, ये एक बात हमें समझनी पड़ेगी। और इसी प्रकार से जो कनेक्टिविटी है हमने विशाखापट्टनम में भी दी है और किसी हद तक हमने कलकत्ता में दी है, अभी हमने ढाका के लिए थर्ड कंट्री के लिए भी खोल दिया। पर मैं इस बात को मानता हूं हमें और रियलिस्टिक होना पड़ेगा। हमने सच्चाई यह है कि नेपाल को एक प्रकार वी हैव टेकन नेपाल फॉर ग्रांटेड। हम कहते हैं रोटी और बेटी के रिश्ते हैं, रिलीजियस भी हैं, कल्चरल भी हैं और मिलिट्री टू मिलिट्री भी है, जहां 40,000 के करीब गोरखा जवान हमारे साथ सर्व कर रहे हैं, 2 लाख के करीब पेंशनेबल है। मगर उनको सबको लगा के हमको और प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। चीन की स्ट्रेटेजी प्रोएक्टिव है, हम जो भी प्रोजेक्ट लेते हैं वो पूरे नहीं कर पा रहे, हम टाइम पे पूरे नहीं कर पा रहे। हमारा जो अभी जो प्रोजेक्ट था
हमारा काठमांडू से लेके रेलवे लाइन बनाने का और रोड कनेक्टिविटी वो भी धीरे चली है, उसको हम जल्दी फिनिश करें। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देनी पड़ेगी, हमें जिस प्रकार से पोरस बॉर्डर रखे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि नेपाल के लोग भारत में काम कर सकते हैं और किसी हद तक भारत के नेपाल में, मगर हमको नेपाल और भारत के साथ इतना बड़ा बॉर्डर है पर कनेक्टिविटी 5-6 जगह है। हमें रोड कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी, रेलवे कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी और हमें कहीं ना कहीं एक्शन करके दिखाना है। हमें नेपाल का हेल्प करनी है जिस प्रकार से नेपाल को चाहिए, ना कि भारत को चाहिए। इस चीज का भी ध्यान रखना है हमने। और उसके बाद नेपाल को यह अच्छा नहीं लगता जब बोलते हैं राम लक्ष्मण का रिश्ता, वो समझते हैं कि आप बिग ब्रदर वाला एटीट्यूड दिखाते हो। हमें दिखाना है आपस में एक सॉवरेन कंट्री का दूसरी सॉवरेन कंट्री से होता है, वो रिलेशन रखने हैं। हमने रिश्ते दिखाने उस टाइप के प्रैक्टिकल, और उसके अंदर हमने मदद करनी है जहां हम कर सकते हैं। देखो अभी ये भी सच्चाई है कि जो नेपाल है भारत के ऊपर ज्यादा विश्वास करता है। अभी जो आए अपने प्रदीप कुमार ग्वाली, तो वो कोविड-19 के जो अभी नई वैक्सीन आई है, भारत की 2 वैक्सीन, भारत बायोटेक और ऑक्सफोर्ड, उसको लेने आए हैं, ना कि चीन से, क्योंकि वो डिपेंडेंसी भारत की तरफ ज्यादा है। भारत की तरफ इसकी ज्योग्राफी है, भारत की तरफ आना आसान है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है, आपका टूरिज्म है, मेडिकल टूरिज्म है, बुद्धिज्म टूरिज्म है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए भारत को 3-4 चीजें करनी है। एक तो हमने जो भी प्रोजेक्ट लें उसको टाइम पे फिनिश करें और क्वालिटी प्रोडक्ट दें। हमें नेपाल के हिसाब से चलना है, नेपाल को क्या चाहिए। ये जो एक प्रकार से बाउंड्री डिस्प्यूट है भारत और नेपाल का, लिम्पू देरा, लिम्पू लेक और काला पानी, ये हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लिम्पू लेक से जो धारचूला जाता है ये चाइना बॉर्डर पे, मगर इसका कोई सोल्यूशन निकालें और दोनों बैठ के सोल्यूशन निकालें गिव एंड टेक की पॉलिसी से। और अगला है ये जो 1950 की फ्रेंडशिप ट्रीटी है, कहीं नेपाल समझ रहा है कि ये पुरानी हो गई है और वो एक तरफिया है, उसको दोबारा रिव्यू करें और दोनों का हिस्सा लेके करें। मेरा मतलब ये है, ये सच्चाई है कि चीन बड़ी जोरों से नेपाल में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उसको डेप्ट ट्रैप में ले लेगा जिस प्रकार से उसने श्रीलंका को लिया और किसी हद तक वो बांग्लादेश में। ऐसा नहीं होने देना चाहिए और हमें अच्छे रिश्ते रखने हैं, प्रैक्टिकल रिलेशन रखने हैं और हमें जमीन पे रिजल्ट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे और साथ लेके चलना इसको, और रिस्पेक्ट उसको देनी है जो एक सॉवरेन कंट्री दूसरी सॉवरेन कंट्री को देती है। सचदेव साहब, इसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जनरल सिवाच की तो he gives always a very insightful views. मैं एक अलग सा डायमेंशन, यस एब्सोल्युटली, 1-2 पॉइंट्स हैं। देखिए हमारे नेबर में अगर आप देखें, ये जो कंट्रीज हैं, बीट बांग्लादेश, श्रीलंका, स्पेशली मालदीव्स, इन सब में क्या होता है, एक सरकार जो होती है पावर में, जब वो या तो प्रो इंडिया या एंटी इंडिया होती है, वो जब गिरती है दूसरी सरकार जो आती है, अगर पहली वाली प्रो थी तो दूसरी आती वो एंटी होगी, और अगर एंटी वाली पावर में थी वो उसकी सरकार गिरती है, दूसरी आती है वो प्रो होती है। तो एक तरह से हमारा हर नेबर के साथ ये सिचुएशन बन रखा है। मालदीव्स में भी कभी एक सरकार प्रो इंडिया, दूसरी एंटी इंडिया, श्रीलंका में भी कभी प्रो कभी एंटी, बांग्लादेश में भी कभी प्रो कभी एंटी। अनफॉर्चुनेटली नेपाल में भी अब ये होने जा रहा है या होगा। अभी तक नेपाल में ऐसा तो नहीं था ना, अभी तक तो नेपाल में था मोरलेस जो भी सरकार है पावर में वो मोरलेस भारत के साथ ही है, राइट। बट नाउ गिवन द सिचुएशन, अब ये यहां पर भी शायद ऐसे ही हो जाएगा, या तो परमानेंटली एंटी इंडिया सरकारें रहेंगी या एक सरकार तो कम से कम ऐसी होगी जो कि एंटी इंडिया, मैं एंटी चाहे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहा हूं, बट जो हमारे अगेंस्ट टिल्ट करेगी। और अभी भी आप देखिए, जैसे बांग्लादेश देखिए, श्रीलंका देखिए, इनकी डिफेंस बाइंग नंबर 1 इज फ्रॉम चाइना। तो जब चाइना इनका नंबर 1 डिफेंस सप्लायर हो गया, इमेजिन श्रीलंका का और बांग्लादेश का, तो स्ट्रेटेजिक कहीं ना कहीं तो जाकर के वो देश उसके साथ ज्यादा गियर अप हो जाएंगे। सो वो जहां तक रही बात नेपाल की, ऑन दैट साइड चाइना, आई थिंक, आई एंटिसिपेट will not be able to use Nepal to the extent it can play around with Pakistan, तो obviously extreme है, but even Maldives, Sri Lanka and all, क्योंकि नेपाल हमारे साथ बहुत of course embedded है culturally and people to people and all, but overall China क्या कर देगा? China in terms of public sentiment of people in Nepal,
एंड ट्रेड विद नेपाल धीरे धीरे चाइना अपनी तरफ खींच लेगा। तो दैट विल बी, अब उसके क्या और डायमेंशंस हो सकते हैं वो तो आगे देखा जाएगा, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पीपल टू पीपल रिलेशंस, वोटिंग इन द यूएन, हमें क्या पता कहाँ कहाँ वोट्स आते हैं, राइट? यूएन में कुछ है, डब्ल्यूएचओ में कुछ है, ह्यूमन राइट्स में कुछ है, तो उस तरह की वोट सपोर्ट नेपाल अभी तक तो मोरलेस इंडिया को ही करता था, अब चाइना उसको अपनी तरफ खींचेगा, राइट? एंड नेपाल विल हैव टू पे बैक, कहीं ना कहीं तो उसे पे बैक करना पड़ेगा ना। तो पे बैक वो तो चाइना की इन्वेस्टमेंट्स का तो जैसे भी करे, डेट ट्रैप में फंसे वो बात अलग है, बट पे बैक उसे कहीं और तो करना होगा। वो एंटी इंडिया चाहे ज्यादा नहीं करेगा, राइट, डायरेक्टली, बिकॉज नेपाल हैज एंड वी हैव वेरी स्ट्रांग रिलेशंस, और हम ऑफ कोर्स वेरी, और जैसे जनरल सिवाच कह रहे हैं, ये जो हमारा परसेप्शन है नेपाली माइंड में कि इंडिया हैज एंड इंडियंस हैव अ बिग ब्रदर एटीट्यूड टुवर्ड्स नेपाल, वो एक फैक्ट है। मैं देहरादून से आता हूं, मतलब वंस अपॉन अ टाइम तो देहरादून में काफी लोग नेपाल के थे, एंड मेरी एक टीचर, शी मैरिड इनटू द रॉयल फैमिली ऑफ नेपाल। तो अभी कुछ समय पहले वो मेरे से बात कर रही थी, वो कह रही थी, रॉबिंदर, मेरे को तो ये लोग अपना मान लेते हैं क्योंकि ये सोचते हैं जो रॉयल फैमिली कुछ गलत कर नहीं सकती, तो अगर वो इंडिया से एक लड़की की शादी करी उसने तो ठीक ही होगी वो, बट अदरवाइज the people have a sentiment towards India कि Indians have a big brother and arrogant attitude. That's a perception. So अब वो कैसे बनी, क्यों बनी, हमने ध्यान नहीं दिया, होता है, आप ध्यान नहीं देते और इत्तेफाकन चीजें बन जाती हैं, या कुछ हमने चीजें जानबूझ के करी, जैसे कि वो ब्लॉकेट की बात हो रही है। तो इन सब का समेशन होकर के दैट इज वेयर वी आर नाउ। और उधर से चाइना प्रोएक्टिव होता गया, और धीरे धीरे चाहे जितनी भी इंजीनियरिंग कॉस्ट हो या जो भी हो, पर वो बैरियर टूट तो रहा है ना वहां से, हिमालय का ट्रांस हिमालयन एंड मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट लिंकेजेस, तो वो जब टूट रहा है तो एक सेफ्टी वैल्व मिल रहा है उनको वहां पे। तो इन सब का कॉम्बिनेशन हो, एंड प्लस उसके ऊपर आप तड़का डाल दीजिए डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में तो कोई भी पॉलिटिशियन को अपना किस्सा बनाना है तो उसने कर दिया, और इन्होंने ये जो अपना टेरिटरी को जो फ्लैग में इंक्लूड कर लिया, आई मीन इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। अब आप सोचिए, कि फ्लैग में आपने उस चीज को कर लिया, तो उसको रिवर्स करना कितना मुश्किल होगा। कर रहे हैं, कह रहे हैं पिछली बार की वो थे तो पीछे फ्लैग में वो नहीं था, पुराना था, बट एक तरह का ये वायरस आ गया है ना, ये वायरस आ गया है नेपाल के माइंड में, और इन द ब्रॉड पब्लिक पॉपुलर ओपिनियन में कहीं तो आ गया है। तो कोई भी अब पॉलिटिशियन या कोई भी पार्टी इसको स्ट्रोक करेगी, इसको हवा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर सचदेव जी और जनरल ए.के. सिवाच साहब, आपने समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए भारत, नेपाल और चाइना की जो रिलेशनशिप है उस पर, और बहुत अहम सुझाव भी दिए। भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान को भी कुछ मामलों में चेताया भी कि किस तरह के एहतियात अब बरतने की जरूरत है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। जय हिंद।